नमस्कार साथियों, आप सभी भावी शिक्षकों का एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के थर्ड पेपर साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4, C2H6, C2H4, C2H2। एसिटिलीन कहा जाता है एथाइन को जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और इनकी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन लगाएंगे। इसे कहा जाता है एथाइन। ट्रिपल बॉन्ड के केस में हम आइन शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये है एथाइन। एथाइन को ही सामान्य भाषा में एसिटिलीन कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन घ, C2H2। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो कोई भी दोष हो उसे प्रयोग करने के लिए हम लेंस, किसी भी दोष को दूर करने के लिए हम लेंस का प्रयोग करेंगे, दर्पण का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये दर्पण वाले ऑप्शन गलत हैं। अब दो लेंस है, एक उत्तल और एक अवतल। निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष में किया जाएगा और अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ग, अवतल लेंस का उपयोग हम करेंगे दूर निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। समुद्री तल पर दाबमापी के पारे की ऊंचाई कितनी होती है? 80 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो हम एक बीकर लेते हैं, इसमें हम एक स्तंभ लेंगे जिसमें पारा भरा रहेगा। इन सब में पारा भरा है, तो इस पारे की ऊंचाई समुद्र तल पर कितनी होती है? तो यह ऊंचाई 76 सेंटीमीटर के बराबर होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन ख, समुद्री तल पर दाबमापी के पारे की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर होती है। निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है? पर्णाधार, पर्णवृंत, पर्णसंधिया, पर्णफलक। पर्ण का मतलब होता है पत्ती, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक ये तीनों पत्ती के भाग होते हैं, परंतु पर्णसंधिया ये पत्ती का भाग नहीं है। तो हमारा सही जवाब होगा पर्णसंधिया। कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप है। इनमें से कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन क्लोरीन, सैप ब्लैक, हीरा। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, परंतु यह क्रिस्टलीय अपर रूप है। क्रिस्टलीय। क्लोरीन ये कार्बन का अपर रूप है ही नहीं। सैप ब्लैक ये कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप है। अक्रिस्टलीय का मतलब जिनकी कोई निश्चित ज्यामिति ना हो, और हीरा भी कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। तो हमें बताना है अक्रिस्टलीय, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन का, यह कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र होता है। 3 तरह के हाइड्रोकार्बन है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, इसी को संतृप्त भी कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र है CnH2n+2। CnH2n ये एल्कीन का सूत्र है। एल्कीन ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। CnH2n+1 ये एल्किल ग्रुप का सूत्र है, एल्किल समूह। और साथ ही साथ CnH2n-2 ये एल्काइन का सूत्र होता है, इसको भी याद रखेंगे। CnH2n+2 एल्केन, CnH2n एल्कीन और CnH2n-2 ये एल्काइन का, और CnH2n+1 एल्किल समूह का सूत्र हो जाता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया के द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है? एल्यूमिनियम कार्बाइड और जल की क्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एथेन, मेथेन, एसिटिलीन,
या फिर एथिलीन। एल्युमिनियम कार्बाइड होता है Al4C3 और जल होता है H2O। इनकी अगर हम क्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस प्लस साथ साथ मिलता है CH4। तो ये CH4 मेथेन होता है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा मेथेन। हमारा सही जवाब है ऑप्शन खा। एल्युमिनियम कार्बाइड और जल की क्रिया से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मेथेन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? सोडियम एसीटेट होता है CH3COONA CH3COONA और सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH प्लस CaO NaOH और साथ में CaO, इसे कहा जाता है सोडा लाइम। अब इन दोनों तीनों को हम गर्म करेंगे तो हमें मेथेन गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ भी हमारा सही जवाब होगा मेथेन। हरित लवक रहित पौधों का समूह है। इनमें से कौन सा पौधे का समूह है जिसमें हरित लवक नहीं होता है? शैवाल, कवक, अनावृतबीजी, उपर्युक्त सभी। तो इनमें से कवक ऐसा समूह है जिनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ख। यह हरित लवक रहित पौधों का समूह होता है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवर्तकाल, आयाम, आवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। प्रति सेकंड, एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। और साथ ही साथ एक कंपन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आयाम होता है माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। तो जैसे ये तरंग माध्य स्थिति से इतना विस्थापन कर रही है तो ये आयाम है। अब यहाँ से यहाँ तक एक कंपन है, इसमें जो समय लगेगा ये आवर्तकाल कहलाएगा। और एक सेकंड में इस तरीके के जितने कंपन होंगे उनकी संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। तो ये तीनों याद रखेंगे। आवर्तकाल एक सेकंड में, आवर्तकाल एक कंपन में लगा समय, आयाम अधिकतम विस्थापन ऊपर या नीचे, आवृत्ति एक सेकंड में जितने कंपन होंगे उनकी संख्या। वायु दाब आरोपित करती है। वायु किस दिशा में दाब आरोपित करती है? केवल ऊपर, केवल नीचे, चारों दिशाओं में, किसी दिशा में नहीं। तो वायु किसी भी दिशा में दाब आरोपित कर सकती है। तो यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए चारों दिशाओं में, या फिर कह लें सभी दिशाओं में। जितनी दिशाएं हैं उन सभी दिशाओं में वायु दाब आरोपित कर सकती है। तो सही जवाब है ऑप्शन ग, वायु सभी दिशाओं में दाब आरोपित करती है। निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप हैं। कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप, ग्रेफाइट और हीरा और फुलरीन, ये तीनों क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन्स। अब इसमें बच रहा है सुगर चारकोल, ये अक्रिस्टलीय है क्योंकि इसकी कोई निश्चित ज्यामितीय नहीं होती है। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों याद रखें। ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन ये क्रिस्टलीय रूप में आते हैं क्योंकि इनकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना है, परंतु सुगर चारकोल की कोई निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती है। कुक्कुट पालन संबंधित होता है। कुक्कुट पालन किससे संबंधित है? कबूतर से, मुर्गी से, कोयल से, कंगारू से। तो सबको पता होगा कुक्कुट पालन अर्थात मुर्गी पालन। कुक्कुट पालन का मतलब होता है मुर्गी पालन। एक दोलन को पूरा करने में लगा समय कहलाता है। एक दोलन अर्थात एक कंपन में लगा समय। अभी मैंने बताया था एक कंपन अर्थात ये यहाँ से चले और फिर यहीं आके पहुँचे, तो ये एक कंपन होगा और इसमें जो समय लगेगा ये कहलाएगा आवर्तकाल। तो सही जवाब है ऑप्शन का, एक कंपन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति तथा तरंग चाल में सही संबंध है।
हमें बताना है कि इनमें कौन सा फॉर्मूला सही है। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है v बराबर n लैम्डा। v है चाल, n है आवृत्ति और लैम्डा है तरंग दैर्ध्य। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर लैम्डा का मान निकालेंगे तो यहाँ से लैम्डा बराबर आ जाएगा v बट्टे n, और ये ऑप्शन हमें ग में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ग सही है। अब तरंग दैर्ध्य बराबर तरंग चाल बटे आवृत्ति। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और दूसरा थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जिसको गर्म करने पर विकृत नहीं किया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं कि दोबारा गर्म करके दूसरे आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। परंतु थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको एक बार गर्म करने के दूसरे प्लास्टिक या दूसरे आकार में परिवर्तित किया जा सकता है। तो प्लास्टिक के दो प्रकार हुए, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। सही जवाब है ऑप्शन ख। डीडीटी है, इनमें से डीडीटी क्या है? खरपतवारनाशी, कीटनाशी, दोनों या फिर कोई नहीं। डीडीटी का फुल फॉर्म भी याद रखें। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, और यह एक प्रकार का कीटनाशी है। तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन ख, कीटनाशी है ये। 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी, कीटनाशी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 2,4-D एक प्रकार का खरपतवारनाशी है। कोशिकीय क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है। कोशिकीय क्रियाओं में जो तुरंत हमें ऊर्जा प्रदान करता है वह है एटीपी। जब भी ऑक्सीकरण होता है कोशिका में, तो कोशिका में होते हैं एडीपी। एडीपी फॉस्फेट के साथ मिलके बनाते हैं एटीपी, और यही ऊर्जा को स्टोर रखते हैं। जब भी हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो हमें एटीपी से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन ग, एटीपी। श्वसन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण कौन करता है? एडीपी, एटीपी, एएमपी, ग्लूकोज। तो हमें पता है श्वसन के बाद ऊर्जा एटीपी में स्टोर हो जाती है, तो यही ऊर्जा को स्थानांतरित करेगा। तो सही जवाब है ऑप्शन ख, एटीपी ऊर्जा प्रदान करता है या ऊर्जा को स्थानांतरित करता है आवश्यक स्थान पर।